फिर घिरा बयान आजम। जी हाँ, गुजरात से हम जुमेरात में आ जाते हैं। जी हाँ, जुमेरात को आजम खान ने लोकसभा में कार्रवाई के दौरान अपनी बात रखते हुए उस वक्त चेयर पर मौजूद रमा देवी के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया था जो कि किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के वकार को जेब नहीं देते। हालांकि उनकी बातें संसद की कार्रवाई से हटा दी गई हैं, लेकिन मामला तूल पकड़ चुका है। आज सभी सियासी जमातों की खातून मेंबर पार्लियामेंट ने पार्टी लाइन से हटकर आजम खान की बातों की सख्त मजम्मत की और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस भी उनकी मजम्मत कर रही है और मामले को संसद की एथिक्स कमेटी में भेजने की मांग कर रही है। कल माफी नहीं मांगने पर अड़े आजम खान ने आज अपने बयान पर चुप्पी साध ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान को नोटिस दिया है और कहा है कि पीर को इस पर माफी मांगने के लिए आपको कहा जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐवान कोई कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या आजम खान की जबान पर वाकई लगाम नहीं है? अक्सर उनके बयान इसी तरह के देखे जाते हैं। कभी वो किसी के अंडरगारमेंट का कलर पता करना शुरू कर देते हैं या कभी और कुछ बोलने लगते हैं, कभी किसी को नाचने वाली बोलने लगते हैं। बहुत सारी उनके बयान हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ठीक नहीं कही जा सकती। दूसरा सवाल, आजम खान खवातीन पर ही क्यों देते हैं मुतनाज़ा बयान? हमेशा महिलाओं को क्यों निशाना बनाते हैं? तीसरा सवाल, क्या आजम खान अपनी पार्टी से भी बड़े हैं या पार्टी में उनके लिए कोई कायदे नहीं है? अखिलेश यादव का आप बयान देख लीजिए, बाकी उनकी पार्टी के लोगों का बयान देख लीजिए, किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वो पार्टी लाइन से भी बाहर हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, अगर आजम खान माफी नहीं मांगते हैं तो ऐवान का रुख क्या हो सकता है या क्या होगा? क्योंकि पार्लियामेंट फिर ये डिसाइड करेगी कि उन पर क्या कार्रवाई करनी है, क्या उन्हें पार्लियामेंट आने से ही रोक दिया जाए। बहुत सारे मुतबादिल, इस पर भी मैं बात करूंगा। पांचवा सवाल है, सड़क छाप जबान अगर ऐवान में बोली जाएगी तो ऐवान के वकार का क्या होगा? इस तरह की बातें अगर संसद में हम बोलना शुरू कर दें तो फिर जो संसद की मर्यादा है उसका क्या होगा? चलिए पहले आपको सुना देते हैं क्या क्या बातें हुई हैं आज भी और कल भी क्या हुआ था। वो तो स्पीच हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो संसद की कार्रवाई से हटा ली गई है। वो नेट पर तो है लेकिन टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते हैं वो खासतौर से वो बयान। बाकी आप देखिए आज क्या हुआ और कल क्या हुआ था। बोली कि इन सारी बातों को कार्रवाई से निकालो और उनको भाई माफी मांगे, तो माफी न मांग कर वो हाउस छोड़कर निकल गया। बिल्कुल। तो आज जा रहे हैं अध्यक्ष जी से मांग करने के लिए कि आप इनसे माफी मंगवाइए, नहीं तो हाउस में नहीं आने दीजिए। आजम खान के लिए बात हालांकि कोई नई नहीं है। उनकी अगर पुरानी बातों को उठाया जाए, निकाला जाए, कुदेरा जाए तो एक से बढ़कर एक बयान निकलकर सामने आते हैं। कभी भारत माता को डायन कहते हैं। जयप्रदा जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, उनके बारे में क्या कुछ कहा वो तब सभी लोग जानते हैं। और जब रामपुर में वो आई थी, जब समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए आई थी, तब भी कहा था कि रामपुर में कोई डांस बार नहीं खुलवा रखा है। फिर उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक कहते हैं कि कम कपड़े पहनने वालियों से ही रेप होता है। कोई कहता है कि सिर्फ सुंदर महिलाएं ही जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी बातें इस तरह की आती रही हैं और बहुत ही मजम्मत के काबिल ये बातें हैं। आजम खान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रमा देवी का कहना है कि अब उनको सदन से बाहर किया जाए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी मांग लेते हैं तो ठीक है, इसका मतलब उनके दिल में गंदगी है, वो माफी नहीं मांग रहे हैं। तो और तजीन फातिमा जो आजम खान साहब की अहलियां हैं और राज्यसभा की मेंबर भी हैं, वो कह रही हैं कि आजम खान ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी सदन में उनको गुंडा भी कहा गया था, तो गुंडा कहने वाले माफी मांगे। इस तरह की बातें भी अब हो रही हैं। अखिलेश यादव सीधे तौर पर उनके बचाव में उतर आए हैं, उनकी पूरी पार्टी उनके बचाव में उतर कर आई। इसलिए मेरा सवाल था कि वो पार्टी के कायदे कानून से भी बड़े हैं या उनकी पार्टी उनके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करती या पूरा सपोर्ट है उनकी पार्टी का। बहुत सारी चीजें, और ये राजनीति अगर हो रही है तो किस लेवल तक जाएगी, क्योंकि महिलाएं इसका निशाना बन रही हैं, खवातीन इसका निशाना बन रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। आज तमाम महिलाओं ने, तमाम मेंबर पार्लियामेंट जो खातून मेंबर पार्लियामेंट हैं, खवातीन हैं, उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस का रवैया अलग है। कांग्रेस ने कहा कि भाई इसको आप एथिक्स कमेटी की तरफ भेज दीजिए। निंदा तो की, इधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी निंदा की, लेकिन धीरे से भाजपा को भी घेर लिया। एमजे अकबर का मामला उठा लिया कि उनके मामले में अभी तक क्यों नहीं कोई रिपोर्ट आई।
वो मी टू वाले मामले में। तो बहुत सारी चीजें हैं, आइए उस पर बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान है, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे साथ हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप केंद्रीय सरकार में एचआरडी मिनिस्टर में जो उच्च शिक्षा समिति है एचआरडी मिनिस्ट्री की, उसके मेंबर हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं और आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में विदेशी मामलों की समिति के सदस्य हैं, जो कि विदेशी दूतावासों में भारतीय संस्कृति और खासतौर से जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां पर भारत के साथ कैसा ताल्लुक हो और वहां भारतीय कल्चर का कैसा प्रचार प्रसार हो, इसकी देखभाल, इसके देखरेख की जिम्मेदारी आपको दी गई है आपके संगठन की तरफ से। मेरे साथ शुभ्र कमल दत्ता जी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ एस.के. मुखर्जी साहब हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, एक वकील के तौर पर भी मेरे साथ हैं। और मेरे साथ इस वक्त सुशील कुमार शर्मा जी हैं, सीनियर सहाफी हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई बातें आपसे जानने समझने के लिए मिलती हैं। आइए इस बात का आगाज करते हैं। यासिर जिलानी साहब, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी। आजम खान अड़े हुए हैं, वो इस बात पर कायम है कि ऐसा उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। उनका कहना है कि अगर ऐसा मैं कहा होता, इसमें कुछ भी गलत बात होती, कुछ भी गंदी बात होती, तो मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा, इस ऐवान का रुख भी नहीं करूंगा। कैसे आप देखते हैं उनकी बात को? उनकी पार्टी पूरी उनके साथ है जैसा कि नजर आ रहा है। देखिए, आजम खान जो बातें करते हैं, जब भी उनके आप भाषण को देखें तो अपनी रवायत, रिवाज, अपना कल्चर, इत्तेहाद, भाईचारा, मोहब्बत, तहजीब, तमद्दन की बात करते हैं। ख़ास करके जब भी हमने चर्चा करने की कोशिश करी या पिछले इसी संसद के पटल में आप देखिए, जब ट्रिपल तलाक की चर्चा हो रही थी तो क्या कह रहे थे कि हम अपने शरिया के अंदर अगर कोई मदाखलत करता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज या इससे पहले प्रायर इनके जब भी स्टेटमेंट आए हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि वो तहजीब, तमद्दन, वो इस्लाम की रिवायत, वो मुसलमान होने की जो बार बार वो अपने आप को तस्दीक करते हैं बहुत पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत के साथ, वो कहाँ चली जाती है। इस्लाम में तो औरतों के साथ किस तरह का बिहेवियर है एक मर्द का, क्योंकि मुझे आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ इमरान साहब, क्योंकि वो बार बार इस बात को कोट करते हैं। बार बार जब भी कोई बात आती है तो अपने आप को विक्टिम, क्योंकि सरकार में नहीं है तो अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं और अपने धर्म का सहारा लेते हैं। इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब का सहारा लेके वो अपनी टिप्पणी करते हैं। आज वो कहां सब सारी चीजें चली गईं? आज वो तहजीब, तमद्दन कहां गई? आपने एक औरत को, जो कानूनी तौर पे भी ये गुनाह है और शरिया के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता कि किसी औरत के साथ आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें कि आप खूबसूरत हैं, आपके आंखों में आंखें डाल के मैं बात करना, मैं आगे इसलिए इस बात को दोहराऊंगा। उनकी पार्टी ये कह रही है, यासिर जिलानी साहब सुनिए, उनकी पार्टी ये कह रही है कि वो उनको बहन कह रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं मैं बहन कह रहा हूं, और आप लोगों को इसलिए इसमें राजनीतिक मसाला ज्यादा लग रहा है बकौल उनकी पार्टी। मैं नहीं कह रहा हूं, इल्जाम है, इसलिए जवाब आपसे लूंगा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, कि वहां पर उनके रामपुर में जो है विधानसभा का उपचुनाव होना है और आपने उनको इस मामले में राजनीतिक रूप से फंसा लिया है। इस पर आप लोग सियासत कर रहे हैं। आप लोगों को औरत की मर्यादा या महिलाओं की जो वकार है उससे ज्यादा इस वक्त आपको सियासत सूझ रही है, ऐसा इनका और इनकी पार्टी का इल्जाम है। देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जो औरतों के हुकूक, औरतें के अजीम वकार की बात करने वाले लोग जो बार बार दुहाई देते हैं, उनको क्या किसी संगठन ने, किसी दल ने, या जो वहां संसदीय पटल पे जितने भी सांसद बैठे थे उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बात करिए? और आप, क्योंकि अब हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, संसद से हटा दी गई है, डिबेट में बैठे हुए हैं, जिस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, मैं तो बिल्कुल अभी जो टेक्निकल जो चीजें हैं संसद के अंदर, चेयर ने जो एक्शन लिया है और वो उस एक्शन उनके ऊपर होना ही होना है। अभी तो माफी की जो बात कही जा रही है, क्योंकि चेयर ने कही है, लोकसभा अध्यक्ष की इतनी पावर है कि अगर कोई चीज वो कह दे तो आपको वो करना है, नहीं करेंगे तो मुझे लगता है सस्पेंड कर देना चाहिए। आप एक पूरे आधी आबादी को, हम तो जब ट्रिपल तलाक पे बात करते हैं और आधी आबादी की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं कि आप हमारे शरिया में मत घुसिए, हमारी औरतों के साथ आप इंसाफ नहीं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तो आपने पूरी आधी आबादी पे सवाल उठाया है। आप
किस कल्चर में जी रहे हैं, किस कल्चर को अपना रखा है। आप जब भी बयान देते हैं, इससे पहले जो बयान इनके आए थे, जो वहां जो उनके खिलाफ लड़ी थी जया प्रदा साहिबा, उनके लिए उन्होंने कितनी घटिया बात कही थी, इस हिंदुस्तान ने देखा है। और आज देखिए, आप कानूनी तौर पे भी देखें तो किसी भी औरत के साथ, और वो तो चेयर पे बैठी हुई थी, वो भी संसदीय पटल उस लोकतंत्र के मंदिर में, उससे बड़ा तो कोई हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई मरकज नहीं हो सकता। वो हमारे लिए तो वो मरकज है जो हम, जहां से हमारी चीजों को दिशा निर्देश दी जाती है, हमारे लिए कानून बनता है, हमारे लिए हमारे फलाह और बहबूद के काम वहां से कराए जाते हैं और करे जाते हैं। वहां पे उन्होंने ये बात कही, और उनकी मैं वाइफ को इसमें नहीं लेके आना चाह रहा था, लेकिन उनका बयान आ गया तो मुझे उनपे भी हैरानी हो रही है कि वो क्यों उनको सपोर्ट करी। उन्हें तो खुद सवाल करना चाहिए इस्लामिक नजरिए से कि आपने कैसे एक दूसरी औरत की तरफ आंखों में आंखें डाल के अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने शिर्क कर दिया जिसकी आप दुहाई देते। मैं बार बार इसलिए इस बात को लेके आ रहा हूं, इस्लामिक नजरिया, क्योंकि आप उसकी बार बार बात करते हैं, आप उस तहजीब की बात करते हैं, आप उस तमीज की बात करते हैं। आज आपको क्या हो गया, और आप तमाम जब आपके बयान आते हैं तो आप इस तरह से समाज के अंदर, देखिए हमारी जो समानता है, हमारी जो समरसता है ना जी, देखिए इल्जाम ये लग रहा है ना, आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इसमें इतना बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है, तो अभी तक आजम खान साहब को विशाखा गाइडलाइंस आपको पता है ना, निर्भया के बाद जो बनी है कि किसी महिला को घूर कर देखना भी बहुत देर तक के, या आंखों में आंखें मिलाकर बहुत देर तक देखना भी अपने आप में जेल जाने का सबब बनता है। तो अभी तक आजम खान साहब को जेल में होना चाहिए। नहीं, मैं आपको कानून बता दूं, देखिए राजनीति कानून बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश ये कहां बोला जो के उपचुनाव है उसकी फिक्र, ऐसा इल्जाम लग रहा है ना। अरे इमरान साहब वहां बहुमत से एक बहुत ज्यादा सीट के साथ सरकार है, एक सीट उपचुनाव में एक सीट के ऊपर क्या फैसला होगा इसको लेके आप इसको मत जोड़िए। वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम और आप फिर बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो गुनाह उन्होंने किया है और कहां किया है, संसद के अंदर किया है। उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसकी कमेटी है, उसके चेयर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपने पास, उनके पास कानूनी ताकत भी है, और पहले उन्हें कहा गया है कि उनको एक वक्त दिया गया है, जब तक अगर आप माफी मांग लेते हैं तो देखिए क्या कार्रवाई होती। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी तमाम ये सारी चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं, और संसद के अंदर जिनके पास ये हक है उनके खिलाफ जाने के लिए, उनसे मैं ये इल्तिजा करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि आप आजम खान को सबक अगर सिखाना है, और तमाम आजम खान के लाइक माइंडेड लोगों को कि आपको अपना बिहेवियर कैसे रखना है समाज के अंदर, समरसता, समानता और महिला सशक्तिकरण की जो लोग बात करते हैं, अगर उसको मेंटेन करना है तो आजम खान को संसद से इस पूरे, मुझे लगता है 1 साल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। तब जाके एक नजीर पेश होगी, तब जाके लोगों के अंदर एक डर बनेगा, और डर बनना चाहिए। डर नहीं बनेगा तो आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ और लोग इस तरह की हरकत करें, और ये हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। आप समझ सकते हैं कि समाज में महिलाओं को लेके, और खास करके आजम खान ने ऐसी बात कैसे कह दी और क्यों कह दी, क्योंकि इस्लाम ने भी औरतों को जो रिस्पेक्ट दी है, औरतों को जो इज्जत दी है, औरतों को जो समानता का अधिकार दिया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है जो इस्लाम के अंदर औरतों को हुकूक दिया गया। आज ये हाशिए पे खड़े हैं, इनको चाहिए कि माफी मांगने के बाद ये खुद, मैं तो ये, अगर मेरे जैसा इंसान होता और मुझसे गलती होती तो मैं तो संसद जाना छोड़ देता, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। एस.के. मुखर्जी साहब, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर भी, एक कानून के जानकार के तौर पर भी आप इस मामले को कैसे देखते हैं? वो बार बार आजम खान ये भी कहते रहे कि मैंने बहन शब्द का वो बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं, और जो बातें उन्होंने कही वो भी आप अच्छे से जानते हैं, जिस पर कि तमाम महिलाओं को भी एतराज है, और हम उसी पर आज बात कर रहे हैं। कितना सीरियस ये उनका पूरा मामला है, और वो माफी मांगने पर, न मांगने पर बजिद हैं, इसको देखते हुए आगे उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर हम देखें तो? जी एंकर साहब, सबसे पहले तो आज के तारीख में जहां पर आज हम हैं, वहां पर जो कारगिल
के उसके मामले में, कारगिल के शहीदों के मामले में जो हमारे विजय दिवस है उसके संबंध में मैं देश को शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। आज सबसे पहला मेरा लाइन ये है जी। इसके बाद अब आइए इस पर, ये जो आप पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबरान हैं, जो उनकी तहजीब है और जो उनका बात करने का तरीका है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी कई मर्तबा जख्मी हो चुकी है, कई मर्तबा, एक बार नहीं कई मर्तबा। और यही अकेले शख्स नहीं है, और भी कुछ शख्स रहे हैं जिन लोगों ने इस तरह के हालात को, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया है जो अपने आप में बहुत बुरे हैं। और क्योंकि उसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर इनके लिए कोई रिफॉर्मेटिव थ्योरी तो हो सकती है, सेल्फ कंट्रोल है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कुछ नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल है। पर जब तक आप अपनी तहजीब के अंदर, खुद के अंदर नहीं रहेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर यदि डिसेंसी का डिपार्चर हो जाएगा तो डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव करेगी। ये चीज जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कत आती रहेगी। हमारे जो आजम खान साहब हैं, इनके साथ जो इनकी पार्टी की पहले रही थी, मेंबर रही थी, इसके बाद इन्होंने जिस तरह के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया, ये इनका कल्चर है। मैं एज ए होल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से इनके लिए कह रहा हूं। और इन जैसे लोग, जैसे हमारे माननीय सदस्य हैं, ऐसे सदस्य अन्य पार्टियों में भी हैं, वो लोग भी कम नहीं है। वो लोग भी किसी भी आदमी की आत्मा को, किसी के अंदर की अंतरात्मा को जख्मी कर सकते हैं और करते हैं। देखिए इसके संबंध में लोकसभा के स्पीकर साहब के पास एम्प्यूल पावर्स हैं। यदि अभी जैसे बार बार ये कह रहे हैं कि साहब मैंने बहन कहा, देखिए जो आप जख्म दे सकते थे वो दे चुके हैं, जो आपको बुरा करना था, जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं, जो आपने पार्लियामेंट के अंदर शो दिखाया वो कर चुके हैं। नंबर 2, दूसरी बात, देश देखता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय देखता है कि एक हमारे यहाँ का मेंबर दूसरे मेंबर के लिए क्या इस शब्दों का इस्तेमाल करता है। माफी मांगने से मकसद पूरा नहीं होता सर, आपकी नीयत क्या है बोलते समय। लेकिन देखिए जिस तरह से अब राजनीति हो रही है और आजम खान भी अब राजनीति देखिए वो मैं आपको बता दूं सर, क्या लगता है वो माफी मांग लेंगे? देखिए सर, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, माफी मांगिए मत मांगिए, ये देखिए जो लोग माफी मंगवाने के लिए जोर दे रहे हैं वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और जिन्होंने कहा है वो तो राजनीति कर चुके, वो तो अपना काम कर चुके। अब तो खाली उन लोगों को जो अपोजिट पार्टी हैं, जो लोग माफी के लिए उनसे कह रहे हैं, वो अपना गेम बाकी पूरा कर रहे हैं। जो आधा गेम रह गया, आधी लाइन पूरी रह गई है, उसको वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सबको इलेक्शन का इंतजार है, सबको इस नारी जाति के सम्मान का इंतजार, कितने लोगों को, ये मेन चीज है देखने के लिए। हमारे यहाँ के 50% इंडियन कम्युनिटी को यदि आप इस तरह से कह सकते हैं, वहां पर जो महिला बैठी थी परम श्रद्धेय हैं। देखिए कोई भी महिला इज्जत से वहां पर जीत करके आती हैं, वहां सीट पर बैठी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति के, कोई मतलब नहीं है। वो एक सिंपल एक वो सदर है वहां की पार्लियामेंट। दो मामले हैं, एक तो महिला का अपमान, दूसरा चेयर का भी अपमान। चेयर का अपमान, मेरा कहना यह है कि देखिए चेयर का वो बहुत इंपॉर्टेंट। शुभ्र कमल दत्ता जी, ये चेयर का अपमान कुछ ज्यादा भी बड़ा है, ज्यादा बड़ा, जिस तरह से चेयर से बात करने का भी एक तरीका है, एक तरीका। आप एक पार्लियामेंट्री तहजीब जरूर रखिए हो गई तो फिर तो लोग इस तरह से शायरी और मुशायरे ही करते रह जाएंगे ऐवान के अंदर, और सीधे चेयर से इस तरह से बात करेंगे। तो अगर उसमें कोई बहुत अपनापन भी हो तो ये तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है चेयर के लिए। महिला के हिसाब से तो ये तो है ही, अगर वो उनका इरादा वो निकल कर बाहर आता है जो जांच में पता चलता है या जिस तरह से देखा गया, लेकिन चेयर के साथ आप इस तरह से तो वैसे भी नहीं बोल सकते। ये मेरा कह रहा है, ये कंटेम्पचुअस भी है। सॉरी मैं 1 मिनट का समय दूंगा भाई। देखिए जब भी महिला हो या पुरुष हो, जो भी स्पीकर की चेयर पर बैठा है वो प्रिजाइडिंग है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अपमान करना, सदन का अपमान करना है, आवाम का अपमान करना है, खुदा का अपमान करना है। मैं इसको इस लेवल तक देखता हूं। प्लीज आप लोग इसकी चीज को बहुत गंभीरता से लें। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपनी तहजीब को बनाए रखें। ये देश कहां ले जा रहे हैं आप लोग, आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? आप पीठासीन अधिकारी महिला हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप किसी आम आदमी महिला का क्या सम्मान करेंगे? शुभ्र कमल दत्ता जी की 2 दिन में आजम खान साहब फिर वही रोना शुरू कर दें कि मुझे पाकिस्तान न जाने की सजा मिल रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, जैसा कि उनका तौर तरीका रहा है। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और अक्सर खेलते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले कारगिल के शहीदों को मैं नमन करता हूं, और मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए एक बहुत ही भव्य दिन है, जिस तरह से हम लोगों ने फतेह हासिल किए थे कारगिल पे, बेशक, और इसके लिए श्रद्धांजलि है जो लोग शहीद हुए थे कारगिल में। अब मैं आता हूं आपके प्रश्नों पे। मैं समझता हूं कि इस पे कई सारे एंगल है इस पूरे चीज़ के। एक तो है कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर
जो उस चेयर पे बैठे हैं उनका घोर अपमान है इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल करने का। और खास करके अगर महिला प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो कुछ ना कुछ पार्लियामेंट्री एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डूज एंड डोंट्स होता है, और उस चीज़ को आप लांघ नहीं सकते हैं, उस चीज़ को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। देश के संसद या फिर देश के असेंबली में या फिर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खास करके वो अगर महिला हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल कलर या फिर एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनका सम्मान सर आंखों पे होना चाहिए। और उस चीज़ का आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आपसे ज़्यादा घिनौना व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। पर मैं समझता हूं कि आज़म खान साहब जिस पार्टी और जिस पार्टी के विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वहां पे महिलाओं का अपमान एक बार नहीं बार बार हुआ है। आप याद कीजिएगा 25-26 साल पहले की बात, लखनऊ के वो गेस्ट हाउस वाला मामला, जिस तरह का घिनौना चीज हुआ था, वो भी तो मतलब एक महिला के साथ ही हुआ था, एक सम्मानीय महिला के साथ। इसके बाद आप अगर देखेंगे जयप्रदा जी को जिस तरह से आज़म खान साहब ने कह दिया था रामपुर में नाचने वाली आ गए हैं, फिर आपके सैफरन अंडरग्राउंड उनकी पार्टी के लोग तो शुभ्र कमल जी ये कहते हैं कि डांसर का हिंदी तर्जुमा हम निकालें, अब डांसर को डांसर ना बोले तो हिंदी में क्या बोले, नहीं, इस तरह की बातें कहते हैं, उनका दिफा करते हैं। नहीं, आप डांसर को आप अगर हिंदी में अगर आप उसका अनुवादन करेंगे तो नर्तकी कह सकते हैं आप, जो नृत्य करते हैं। आप नाचने वाली नहीं कह सकते, ये एक पावर्टेड टर्म है नाचने वाली। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे जिस तरह से चुनाव के दौरान जो सैफरन अंडरगारमेंट की बात उन्होंने की थी, वो उतना ही घिनौना था। और उसके बाद भी उन्होंने फिर कहा कि नहीं, जयप्रदा जी तो मेरे बहन हैं। उससे पहले भी जब रामपुर की जब सांसद थी जयप्रदा जी, तब भी उन्होंने कहा था, ये तमाम अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के बाद फिर कहा था कि वो तो मेरी बहन है। मतलब घिनौनी बातें आप करते हो, अभद्र बातें आप करते हो और फिर कहते हो कि मेरी बहन है। कोई किसी बहन के साथ इस तरह से बात नहीं करता है। कोई अपने बहन को नहीं कहता है कि नाचने वाली है। कोई अपने बहन के अंडरगारमेंट के बारे में पब्लिक में नहीं बोलता है, और ना ही इस तरह के घर के अंदर भी ऐसे डिस्कशन नहीं होती है। मैं समझता हूं कि आज़म खान जैसे व्यक्ति को संसद से 5 साल के लिए एक्सपेल करना चाहिए, और माननीय स्पीकर साहब को चुनाव आयोग को लिखना चाहिए इसके बाद, क्योंकि सारे कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरलिटी और एथिक्स का सारेआम उन्होंने वायलेशन किया है। तो चुनाव आयोग को भी लिखना चाहिए माननीय स्पीकर साहब की तरफ से कि ये हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से भी बैन हो। ये आपने बहुत अहम बात बोली। और आज़म खान साहब या और भी लोग हैं जो कि इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें खुलेआम भी कहते हैं, उसके बाद भी अवाम के जरिए चुन करके पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में अगर भेजे जाते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो अवाम है, जो चुनने वाले हैं, उनका माइंडसेट भी क्या है, इसको भी देखने की जरूरत है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं यहां पर आ रहा हूं। ये भी बहुत, अगर इस बारे में हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में तो हम करेंगे ही, लेकिन उस पूरे माइंडसेट के बारे में भी बात करनी होगी कि लोग कैसे ऐसे लोगों को चुनकर पहुंचा रहे हैं बार बार इस तरह की बातें कहने के बावजूद भी। मतलब हमारे समाज का भी जो माइंडसेट है वो किधर जा रहा है, महिलाओं के लिए उनका सम्मान किस लेवल पर है समाज का, इस पर भी गौर व खोज करने की जरूरत है। कहना और जो समाज की असलियत है उसको भी उजागर करना बहुत जरूरी है।